हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत दिन हो गए क्लास लिए हुए। आज बहुत दिनों बाद मैं एक और क्लास ले रहा हूँ, एक हफ्ते हो गए। इससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ बातें हम लोगों ने की है। क्या बातें की है क्वांटम मैकेनिक्स में, खैर उसको वो बात की बात है। देख रहे हैं कि भाई वाइट बोर्ड वगैरह वाला जो सिस्टम था वो सेटअप सारा चेंज हो गया है। बैकग्राउंड में एक ब्लैक बोर्ड है एसेंशियली, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट नोटेशन जो लिखा है उसको अभी फ़िलहाल इग्नोर करो। ओके, सो सेटअप थोड़ा चेंज हुआ है और उस प्रोसेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। ओके, सो फिलहाल ऐसा लग रहा है चीज़ें सेट हो गई है। ओके, सो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। क्या करता है क्वांटम मैकेनिक्स सब्जेक्ट? क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हम लोग क्या करते थे? हम लोग प्रिडिक्शन करते थे। कोई भी सिस्टम उठा लिया, ठीक है, अभी सिस्टम इस सिचुएशन में है, 10 मिनट बाद किस सिचुएशन में होगा? पत्थर फेंका, पत्थर गया सिंह जाके गिर गया, ठीक है। तो हर समय पे उसकी पोजीशन, उसकी स्पीड वगैरह वगैरह उसके बारे में एनालिसिस हम करते थे क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये काम बहुत पहले हो चुका था, सेंचुरीज 19th सेंचुरी तक कंप्लीट हो गया था सारा काम। न्यूटन के टाइम से काम शुरू हुआ था वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंट आया, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे पता लगा कि जो मैटर, हम जिसको नॉर्मल पार्टिकल मैटर हो गया और वेव हो गया उसको अलग अलग मान के चलते हैं, अब वैसा नहीं कर सकते। हमको मैटर को भी उसके वेव नेचर को कंसिडर करते हुए काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर वो जो पोजीशन विथ टाइम, इस समय पे कहाँ पे होगा, उस समय पे कहाँ पे होगा, वो वाला कंसेप्ट डिसॉल्व हो गया। चीज़ें प्रोबेबिलिस्टिक हो गई। हमने बोला पोजीशन के बारे में नहीं पता चलेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगा। वैसे मोमेंटम के बारे में नहीं पता लगेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। कि कोई भी सिस्टम हो, अलग अलग सिस्टम्स में एक सिस्टम हमने एज एन एग्जांपल लिया था, उसको स्टैंडिंग वेव से कंपेयर किया था। वहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा इजी था, बहुत सिंपल सिस्टम था। इसलिए किसी जनरल सिस्टम में चीज़ें कैसे डेवलप होंगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। फिलहाल शुरुआत तो एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि ब्रैकेट नोटेशन, इस चीज़ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो बस ये सिंबलिज्म है, इसका कोई सिग्निफिकेंस सच नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन करने में, कैलकुलेशंस में ये इजी होता है वगैरह वगैरह, हाँ ठीक। सो ब्रैकेट नोटेशन, जैसे हम लोगों ने बात की थी, वेव फंक्शन टाइप की कोई चीज़ होती है साई ऑफ एक्स, ठीक है। तो साई ऑफ एक्स को अब मैं कुछ इस तरह से डिनोट करूँगा। ये जो साई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक डंडा है और ये ग्रेटर देन साइन है, बीच में साई लिखा। तो अब मैं फंक्शनल फॉर्म में ये जो चीज़ है इसका मतलब ये है, ठीक है। अब कोई और फंक्शन होगा, कोई और फाई होगा, कोई और वेव फंक्शन होगा, तो वो उसका सिंबल बदल दिया हमने, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो आगे की ओर सिंबल दिख रहा है, ठीक है, उसका उल्टा भी हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, आपकी मर्जी हमारी मर्जी, कुछ भी बना ले, ठीक है। तो उसके उल्टे सिंबल की अगर हम बात करें तो एसेंशियली वो जो सीधे सिंबल है उसका डैगर होता है। डैगर मतलब जो सीधा वाला सिंबल है उसका ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। तो जैसे साई है, ठीक है, इसका ये वाला सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलेंगे साई कैट, ठीक है। और ब्रैकेट नोटेशन में कैट हटा दो तो बचा क्या? बचा ब्रा, ठीक है। तो जो उल्टा वाला नोटेशन है, ये जो फाई है, इसको हम कहेंगे फाई ब्रा, ठीक है। और फाई कैट का डैगर फाई ब्रा के बराबर होगा, ये नोटेशन है, ठीक। और एसेंशियली उसका मतलब है कि जो वेव फंक्शन है हमको मिला हुआ है उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लो तो आपको ब्रा फॉर्म में जो चीज़ है वो मिल जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे कॉन्जुगेट तो समझ में आता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, स्टार लगा देंगे। ट्रांसपोज क्या चीज़ है? तो ट्रांसपोज वाली बात अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कहो चलो सिर्फ कॉन्जुगेट है, ट्रांसपोज वाली बात आएगी जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में चीज़ों से डील करेंगे, वो आगे की बात है, ठीक है। ओके, सो अगर इस नोटेशन को मैं यूज़ करने वाला हूँ तो फिर इस प्रोसेस में ये अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ फाई और साई, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा जो हम इंटीग्रेशन बनाते थे फाई स्टार साई डी एक्स, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बीच में कोई ऑपरेटर है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब जो फाई है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो इधर रहेगा
और जो ऑपरेटर ए है जैसा पहले भी होता था वो साई पे अप्लाई होगा और फिर उस पूरे को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dx, ठीक है। तो एसेंशियली जब मैं ये लिखूँगा तो इसका मतलब ये है और कोई बात हम नहीं कह रहे, ठीक है। तो ये नोटेशन है, इसको लेके आगे चलते हैं। आज बात होने वाली है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि किसी जनरल सिस्टम में अगर आपको उसका क्वांटम मैकेनिकल एनालिसिस करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स में एनालिसिस करते थे, चलो उसके बारे में बात करेंगे, कंटिन्यू करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग बाउंड स्टेट्स की बात करने वाले हैं। बाउंड स्टेट्स का क्या मतलब है? तो बाउंड स्टेट्स की जब हम बात करेंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, ठीक है। ये एक सिस्टम हो गया, कैसा सिस्टम हो गया कि पाइप के अंदर जो है ये जो पार्टिकल है ट्रैप्ड है, इधर उधर घूम रहा होगा वगैरह वगैरह, कुछ एनर्जी होगी इसके पास। सिमिलरली स्प्रिंग मास सिस्टम है, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स पॉसिबल है, उसमें से एक सिस्टम ये भी हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा, अलग अलग एनर्जी दोगे तो ऑसिलेशन होगा। सिमिलरली सन के अबाउट अर्थ घूम रहा है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम्स है, ये जो फंसे हुए सिस्टम्स है, बाउंड का मतलब फंसा हुआ, तो ये जो फंसे हुए सिस्टम्स है इन उस सिचुएशन में जब चीज़ें हैं तो उनको हम बाउंड स्टेट्स कह रहे हैं, ठीक है। अब बाउंड स्टेट में क्या, और जैसे सन अर्थ वाले सिस्टम में अर्थ तो सन के अबाउट घूमने के लिए मजबूर है, उस पर फंसा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कि बाउंड स्टेट में है। बट कोई एस्टेरॉयड आ सकता है जो दूर से आया, सन के आसपास थोड़ा कर्व हुआ और निकल गया, ठीक, तो उसको हम बाउंड नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन एनर्जी, अगर कम एनर्जी होगी इसके पास तो धीरे धीरे जाएगा, कोलाइड करेगा वापस एंड सो ऑन, ठीक है। और वैसे ही इसकी बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, तो यहाँ पे अगर इसके पास एनर्जी कम हुई तो ये धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, टॉइं 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 टॉइं, ठीक है। और अगर हमने इसको ज़्यादा एनर्जी दे दी बाहर से तो ये बड़े बड़े ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो फंसे हुए स्टेट्स है इनको हम बाउंड स्टेट्स कह रहे हैं और इनका एनालिसिस हम पहले करेंगे। जो दूसरे स्टेट्स हैं जिसको हम स्कैटरिंग स्टेट्स कहेंगे उनका भी एनालिसिस करेंगे, पर वो बाद में होगा, ठीक है। अब एनालिसिस करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इस तरह के प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया है। ज़रूरत क्या चीज़ की होती थी, अगर आपको किसी सिस्टम को एनालाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही है कि मास है ये वो, ठीक। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जब आप एनालिसिस करते थे तो आप क्या कहते थे, F=ma, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस आप बता दो, मैं सिस्टम के बारे में बता दूंगा, मैं सारा प्रेडिक्शन दे दूंगा, ठीक है। आप बता दो कि भाई ये जो पार्टिकल है 3 kg का है, इसको मैंने इतने फोर्स से इतने डायरेक्शन में फेंका, ठीक है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन मेरे को दे दी और ग्रेविटी की वैल्यू ठीक है, अर्थ की बात हो रही है, ठीक है, ग्रेविटी पता है, तो मैं बता दूंगा कि 10 सेकेंड बाद वो पार्टिकल हवा में कहाँ पे होगा, कितनी स्पीड से होगा, ये सारी चीज़ मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फोर्सेस की, या मोर अप्रोप्रिएटली फोर्स से रिलेटेड होता है पोटेंशियल, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पोटेंशियल की। अब ये जो सिस्टम है इसमें पोटेंशियल कैसा होगा, इसमें पोटेंशियल कैसा होगा, आप बोलोगे कि भाई जो ये बीच वाला हिस्सा है पूरा, पाइप के बीच में जब ये ऑसिलेट कर रहा है, पाइप के बीच में जब ये ट्रैवल कर रहा है, तब उसको कौन रोक रहा है, तब उसको कोई नहीं रोक रहा है, वो आराम से चला जा रहा है, फ्रिक्शनलेस वगैरह केस मान के चल रहे हैं, ठीक। और जैसे ही ये वॉल के पास आता है, वॉल के पास अचानक से एक फोर्स लगता है, बहुत हाई फोर्स लगता है, ठीक है। तो एसेंशियली इसका पोटेंशियल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखाई देगा हमको, तो ये जो पोटेंशियल होगा ये बीच वाले रीजन में तो ज़ीरो होगा और दीवार के इस पार या दीवार के उस पार इन्फिनिटी होगा, ठीक है। वैसे ही बात इधर करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में। हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल कैसा होता है, तो आपको पता है 12m ω² x², ये क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। और इसको पोटेंशियल को हम ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ ऐसा एनालिसिस आप लोग करते थे, जब फेज स्पेस डायग्राम बनाना होता था तो आप कहते थे चलो पोटेंशियल बना दिया हमने, ठीक है,
अब फिर अलग अलग एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। तो अगर कम एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो जो ये रीजन है यहाँ पे, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। मान लिया ये है 3 जूल्स, ठीक है। तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल्स होगी, ब्लॉक रुक जाएगा, ठीक है। फिर उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, फिर उधर जाएगा, रुक जाएगा, वापस आएगा, रुक जाएगा, एंड सो ऑन। ये ऑसिलेशन चलता रहेगा। अगर आपने बाहर से उसको धक्का दे दिया, एनर्जी उसकी बढ़ा दी, तो उसको एनर्जी 3 जूल से आपने कर दिया कितना 5 जूल मान लेते हैं, ठीक है, एनर्जी बढ़ा दी आपने। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, उसका जो ऑसिलेशन है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड का हो जाएगा, ज़्यादा दूर तक ऑसिलेट करेगा, एंड सो ऑन। ऐसा कुछ होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। ये बाउंड सिचुएशंस है, ठीक है। अब ये अनबाउंड सिचुएशन कैसा दिखाई देगा जो हम एनालिसिस करेंगे उनमें, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा मॉडिफाइड एग्जांपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा पोटेंशियल है आपके पास सिचुएशन, ठीक है, तो आप अगर उसको कम एनर्जी दोगे तो क्या होगा, तो ब्लॉक यहाँ पे ऑसिलेट करेगा इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग मास सिस्टम ही है एक तरीके से। उसको और ज़्यादा एनर्जी दोगे तो वो बड़ा ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। बट इस सिस्टम में खासियत ये है कि ये पोटेंशियल जो है इनफाइनाइटली नहीं चलता, थोड़ा देर बाद ये फोर्स देना बंद कर देता है। जैसे ये रीजन में जैसे ही आप पहुँच गए, फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो अब एक लिमिट से ज़्यादा आप एनर्जी देते हो तो पार्टिकल जो है वो आगे की ओर जाएगा और भाग जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम अनबाउंड, टर्म सही नहीं है, अनबाउंड सिचुएशन है, इसको हम स्कैटरिंग स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये स्कैटरिंग स्टेट है और ये जो सिचुएशन सिस्टम्स है, ये जो लेवल्स है, इनको बाउंड स्टेट्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हो, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, सबसे लोअर लेवल होता है -13.6, उसके ऊपर लेवल होता है -3.4, और बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे बाउंड सिचुएशंस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन को 13.6 EV की एनर्जी दे दी तो वो चला जाएगा, फिर वो बाउंड नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रोटॉन रखा हुआ है और दूर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो हाइड्रोजन में फंस ही जाएगा, वो निकल जाएगा, उससे इन्फ्लुएंस भी होगा। ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उससे इन्फ्लुएंस होते हुए थोड़ा मुड़ते हुए निकलेगा, पर वो उसमें फंसा हुआ नहीं है, वो बाउंड नहीं है, ठीक है। तो बाउंड स्टेट्स और स्कैटरिंग स्टेट्स, ये थोड़े दो अलग अलग टाइप के सिचुएशन है। हम लोग बाउंड स्टेट्स की बात शुरू में काफ़ी करेंगे, फिर आगे जाके स्कैटरिंग स्टेट्स की बात करेंगे। बाउंड स्टेट्स इंटरेस्टिंग होते हैं, स्कैटरिंग स्टेट उतने इंटरेस्टिंग, हम लोग उसको इंटरेस्टिंग बना के एटलीस्ट डील नहीं करते, ठीक है, ओके। अब आप कह रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने इस सिस्टम का, हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आप कहते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे एनालिसिस करते हैं, तो हम इसका हैमिल्टोनियन बनाते हैं। हैमिल्टोनियन बनाते हैं, यूजुअली वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, बट एनीवेज हैमिल्टोनियन जो होता है वो एक एनालिसिस का तरीका होता है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या, ये जो ऑसिलेशन चल रहा है किसी भी एनर्जी स्टेट में, ये ब्लॉक है, ठीक है, तो क्या इसका पोजीशन फिक्स होता है, तो आप बोलोगे नहीं, ये तो यहाँ से इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ठीक है। क्या इसका मोमेंटम फिक्स होता है, तो आप बोलोगे कि इसकी स्पीड यहाँ पे आके रुक जाती है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, फिर यहाँ आके रुक जाती है, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है। तो पोजीशन, ना पोजीशन कांस्टेंट है ना मोमेंटम कांस्टेंट है, तो फिर कैसे एनालिसिस करते हैं हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में, पोजीशन मोमेंटम का तो पता ही नहीं। तो हम बोलते हैं पोजीशन मोमेंटम तो कांस्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ होती है हैमिल्टोनियन, वो चीज़ वहाँ पे कांस्टेंट होती है, वो चीज़ मदद करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बोलते थे कि इस समय पे ये ब्लॉक यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे होगा, वहाँ पे आप एटलीस्ट विथ टाइम आप बता पाते हैं कि उसकी पोजीशन और मोमेंटम क्या होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे आप नहीं बता सकते। यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करते हैं, पोजीशन की और मोमेंटम की, ठीक है। पर क्लासिकल मैकेनिक्स में जो बात हमने की कि चलो पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, चलो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, बट एक ऐसी चीज़ है टोटल एनर्जी या हैमिल्टोनियन, जो चीज़ सिस्टम में कांस्टेंट रहती है, या
अगर आप सेंट्रल फोर्सेस की बात करो तो एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है। तो जो कांस्टेंट्स ऑफ मोशन है उसके टर्म्स में हम चीज़ों का एनालिसिस वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे भी वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे चलो ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल एनालिसिस हमको करना है। कैसे करेंगे? क्या चीज़ उसमें कांस्टेंट है? पोजीशन कांस्टेंट है? नहीं है। मोमेंटम कांस्टेंट है? नहीं है। बट उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी क्या? भाई अगर सिस्टम, चाहे आप उसको अंधेरे में छोड़ के आ गए हैं, चाहे ये जो ब्लॉक है, ठीक है, पाइप में ये फंसा हुआ है, इसको आपने कुछ एनर्जी दी और उसको आपने अंधेरे में छोड़ दिया, वो आइसोलेशन में स्पेस में कहीं पे छोड़ के आ गया, बट उसका जो एनर्जी कंटेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो एसेंशियली जो क्लासिकल में हम काम करते थे वही काम, वैसा ही काम क्वांटम मैकेनिक्स में भी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन मोमेंटम के टर्म्स में हैमिल्टोनियन की बात करते थे सीधे सीधे, और यहाँ पे हमको पोजीशन मोमेंटम है ही नहीं अवेलेबल। यहाँ पे हमको क्या अवेलेबल है? एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ अवेलेबल है। तो जो यहाँ पे हम टोटल एनर्जी की बात करने वाले हैं वो भी कुछ इन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के टर्म्स में आ सकता है, ठीक है। देखते हैं उसको एनालाइज करते हैं। तो इसका मतलब तो ये जो बात हमने की थी कि भाई पोजीशन मोमेंटम वेरी करता है बट हैमिल्टोनियन कांस्टेंट होता है क्लासिकल सिस्टम में भी। ओके मेरी, हाँ, और जो स्पेसिफिक फिक्स्ड एनर्जी सिचुएशंस है, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स है, वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करने वाले हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट वाला क्लास है, ये वाला क्लास, इसके बाद से काफ़ी क्वेश्चन वाले क्लास होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम कह रहे हैं कि हमको क्वांटम मैकेनिक्स में भी हैमिल्टोनियन फाइंड करना है, तो पोजीशन फाइंड करने के लिए, मोमेंटम फाइंड करने के लिए हम लोग बोलते थे कि उन क्वांटिटीज़ के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है, एक्स कैप, पी कैप, ऐसा लिख देते थे। तो वैसे ही हैमिल्टोनियन के लिए भी कोई ना कोई ऑपरेटर होगा, एच कैप। इस ऑपरेटर के बारे में हमको पता लग गया, किसी सिस्टम के बारे में उसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैसा होता है, तो आगे काम हम कर सकते हैं। चलो ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर हैमिल्टोनियन को अगर स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट है तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाने से वो एनर्जी इनटू दैट स्टेट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा काम हम लोगों ने किया है मोमेंटम के लिए। स्पेसिफिक मोमेंटम जब प्लेन वेव की बात करते थे तो वहाँ कुछ ऐसी बात करते थे, ठीक है, ओके। नहीं मतलब ऐसा ध्यान नहीं है तो मान लो कि ऐसा होता है, ठीक है। गिवन साई स्पेसिफिक एनर्जी का स्टेट है, ओके, सॉरी फाई लिखा है ना, फाई, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमको पता लगाना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए किसी सिस्टम के लिए। ये सिस्टम अलग है, इसका हैमिल्टोनियन अलग होगा, इसका हैमिल्टोनियन अलग होगा, ऑपरेटर, ठीक है। क्लासिकली हैमिल्टोनियन जो होता है वो px²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, इस सिस्टम के लिए नहीं, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर पीछे ड्रॉ किया हुआ था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब हमको अगर क्वांटम मैकेनिकल एनालिसिस करनी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, क्लासिकली तो हम ये हैमिल्टोनियन है बोल देते थे, आगे बढ़ जाते थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह निकाल देते थे, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में हमको क्या कहना पड़ेगा कि भाई हमको मोमेंटम अवेलेबल नहीं है, हमको पोजीशन अवेलेबल नहीं है, हमको इनके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ अवेलेबल है। तो ज़रूर जो हैमिल्टोनियन होगा, यहाँ पे हैमिल्टोनियन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए, ये वही चीज़ है, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है यहाँ पे, ये चीज़ एसेंशियली इनके टर्म्स में हमको मिल जाएगी। और फिर सारा कुछ हटाएं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा है, इसका मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमको मिल गया। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा इस केस में या किसी और केस में? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वही चीज़ आपको मिलने वाला है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप हैमिल्टोनियन लिखा करते थे।
जहाँ पे मोमेंटम होता था अब वहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर आ जाएगा, जहाँ पे पोजीशन होता था वहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर आ जाएगा। उससे ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स का हैमिल्टोनियन पता है, सीधे ऑपरेटर्स में कन्वर्ट कर दो, कुछ मत सोचो, ठीक है। वो चीज़ हमने लिख दी है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होगा वो पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का कोई फंक्शन होगा, और ये चीज़ वैलिड होने वाली है उसके लिए, ठीक है। श्रोडिंजर्स इक्वेशन, इस चीज़ की बात हम लोग करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने जब मोमेंटम डिराइव किया था, तो मोमेंटम का जो ऑपरेटर था वो क्या था, वो था आई एच कट डेल बाई डेल एक्स माइनस में माइनस आई एच कट डेल बाई डेल एक्स। कैसे पता चला था कि मोमेंटम का ऑपरेटर वो है? तो हमने बोला था कि ये जो वेव फंक्शन है, ये वाला वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू साई नॉट ई रेस टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमने बोला था कि ये लाइट का वेव फंक्शन ऐसा होता है अगर, जो कि लाइट का जनरल वेव फंक्शन है, जिसके जैसा हम मैटर को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात की थी। तो अगर इस एक्सप्रेशन से मेरे को मोमेंटम खींचना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसमें एक ऑपरेशन करता हूँ, इसको आई एच कट माइनस में डेल बाय डेल एक्स इस पे लगा देता हूँ। अगर मैं इस पे माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स लगा दूंगा तो क्या होता है, मेरे को यही चीज़ वापस मिल जाती है और सामने में एक एच कट के लगा हुआ मिल जाता है, ठीक है। एच कट के क्या चीज़ है, वही चीज़ तो लाइट के लिए मोमेंटम होता है। तो उसको कह दिया हमने मोमेंटम ऑपरेटर, कि भाई मोमेंटम ऑपरेटर जो है उसको वेव फंक्शन पे लगाओगे, लाइट के वेव फंक्शन पे, तो आपको मोमेंटम एच कट के इनटू दैट वेव फंक्शन वापस मिल जाएगा। तो वैसे ही हैमिल्टोनियन के लिए भी ट्रू होगा। हैमिल्टोनियन जो होगा वो आपको एनर्जी देने वाला है, ठीक है। एनर्जी देने वाला है तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मैं साय के आगे यहाँ पे लगा दूँ, जिससे कि मेरे को सामने एनर्जी मिल जाए इनटू दिस होल थिंग। लाइट की एनर्जी क्या होती है, वेव्स की एनर्जी। तो आपको पता है लाइट फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, ठीक। तो एच न्यू लाइट फोटोन की एनर्जी होती है, उस चीज़ को हम लिख लेते हैं, एनर्जी एच न्यू होती है, या उसको एच कट ओमेगा बोल सकते हैं। अभी हम चीज़ें एच कट ओमेगा में चलाएंगे, ये एच कट है, ठीक है, एच नहीं है, ओके। तो हमको ऐसा कुछ साई के सामने लगाना है जिससे कि हमको मिले एच कट ओमेगा इंटू साई, ठीक है, जब गिवन साई कुछ ऐसा हो, ठीक। तो क्या चीज़ लगाएंगे, तो पता चला कि प्लस आई एच कट डेल बाई डेल टी, ये चीज़ लगाएंगे तो हमको सामने एच कट ओमेगा मिल जाएगा, ठीक। तो ज़रूर हैमिल्टोनियन का या एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो ऑपरेटर है वो ये होगा, ठीक है। किस वेव फंक्शन पे, जनरल वेव फंक्शन जिसमें टाइम और स्पेस दोनों पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ काम आने वाला है, ठीक। इसका मतलब आई एच का डेल साई बाई डेल टी, वो चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ हमको मिल जाएगी, जिसको हम फिलहाल रिप्लेस कर देते हैं ई साई से, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ओके। इन जनरल आप बोलोगे ई साई यानी कि आई एच का डेल साई बाई डेल टी, ये जनरल चीज़ को मैं इस साइड रख देता हूँ, राइट साइड में। और किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो हैमिल्टोनियन इंटू साई है वो चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। और हैमिल्टोनियन कैसा दिखता है, हैमिल्टोनियन आपको दिखता है, वो यूजुअली हमेशा अक्सर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है हैमिल्टोनियन, ठीक है। यूजुअली कई केसेस में नहीं होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने थोड़ा डिफरेंट हैमिल्टोनियन देखा होगा, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होगा। तो वही चीज़ हमने लिख दिया, हैमिल्टोनियन पी स्क्वायर बाई 2m, सीधे सीधे वो हो गया माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इक्वल्स टू आई एच कट डेल साई बाई डेल टी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं साई लिख रहा हूँ, साई के नीचे एक छोटी सी डंडी लगा रखी है, इसका मतलब ये टाइम का भी फंक्शन है, ठीक है। ये स्पेस का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है प्लस टाइम का फंक्शन है।
अब x के फंक्शन को हमने यहाँ पे साई x लिख के जनरल कर दिया है, वो किसी भी सिस्टम के लिए कुछ होगा। और एनर्जी के लिए हमने कहा है कि वो स्पेसिफिक वैल्यू, चलो उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ गया, ये हर केस में ये बेस है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब क्योंकि हम जिन वेव फंक्शंस में इंटरेस्टेड है, जिन साइज में इंटरेस्टेड है, वो स्पेसिफिक एनर्जी का होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक एनर्जी का होना चाहिए, इसका मतलब वो किसी जनरल फंक्शन ऑफ टी का नहीं होगा, वो एसेंशियली इस फॉर्म में होगा, ठीक है। क्यों इस फॉर्म में होगा? क्योंकि इस फॉर्म में होगा तो आपको एनर्जी की एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर e−i की टी के जगह सम फंक्शन ऑफ टी होता तो आपको एनर्जी की अलग अलग वैल्यूज मिल सकती थी, तब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी टाइप की बात करते हैं, ठीक है। जो हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि मान लो साई एक स्पेसिफिक एनर्जी का स्टेट है। क्यों मान ले? क्योंकि वही हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है। हम कह रहे हैं वही ऑसिलेशन हो रहा है, उसको एनर्जी ना हम दे रहे हैं ना हम उससे खींच रहे हैं, अभी किस स्टेट में है, तो जिस भी स्टेट में होगा उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी होगी। उस फिक्स एनर्जी के लिए उसका ओमेगा, एच कट ओमेगा जो है वो फिक्स होगा। और एसेंशियली वो चीज़ कैसे मिलेगा? जब साई कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उस चीज़ को रख देते हैं यहाँ पे, उस चीज़ को रख देते हैं। उसकी एनर्जी अगर ई है उस स्टेट की, स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट की, तो सारी चीज़ें जो है e⁻⁰ वाली बात चीज़ें हमने रख दी है। पहला टर्म जैसे देखेंगे, ये खाली जो ये x का डेरिवेटिव है, ठीक है, ये x का डेरिवेटिव है, तो फिर जो टाइम वाला पार्ट है e⁻⁰t, ये किसी तरीके से इंटरवीन नहीं करने वाला, ठीक। और यहाँ पे तो खैर v पोजीशन का फंक्शन था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पे आ गया आपके पास e⁻⁻⁰t, ये सारी चीज़ें कट गई, ठीक है, ये कट गया। अब तो जो फाइनली बचा वो क्या बचा? अब ये जो साई है ये हमने चेंज कर दिया। ये जो साई के नीचे हमने डंडी लगा रखी थी, जो टाइम का भी एक फंक्शन था, उसको हटा दिया खाली x के फंक्शन से, और फिर साई जो इक्वेशन बन गया वो थोड़ा सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है हमारे, इस चीज़ को बोलते हैं हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसी का यूज़ करके, क्योंकि हमको स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट्स में इंटरेस्ट है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करके हम लोग अलग अलग सिस्टम से डील करेंगे, ठीक है, ठीक है। डील करना है, अभी करते हैं। डील करने से पहले श्रोडिंगर इक्वेशन हमने ये लिख रखा है, इसके रिजल्ट्स जैसे भी आने हैं, जो वेव फंक्शंस आएंगे वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, मतलब वो इसका रिजल्ट है, इसको आप एनालाइज करोगे तो जो भी इसका आंसर आना है, जो भी साई का आंसर आना है किसी भी केस में, वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो मैं लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं खैर वो लिखा रहा है, मैं लिख देता हूँ सारा कुछ। सिंगल वैल्यूड होगा, कंटिन्यूस होगा, बाउंड्रीज पे वैनिश हो जाएगा, वगैरह 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 वगैरह, मतलब क्या, 4 ही पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक, तो वेव फंक्शन जो भी बनने वाला है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि वो सिंगल वैल्यूड होगा। सिंगल वैल्यूड मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता, ये जो ग्राफ है, तो जैसे ये देख रहे हो कि x इक्वल्स टू सम पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, यहाँ पे x की कई वैल्यूज़ है, x की इस वैल्यू पे साई की वैल्यू यहाँ पे भी है और साई की वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है। एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। तो जैसे ये वाला सिचुएशन है, कौन सा सिचुएशन? ये वाला सिचुएशन, यहाँ पे वेव फंक्शन जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अचानक से टूट के नीचे आ गया और फिर चला गया, ये नहीं चलेगा, क्रॉस, ठीक है। और क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि वो या तो बाउंड्रीज पे या फिर इन्फिनिटीज़ पे,
बाउंड्रीज पे या फिर x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे वैनिश हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई जैसे हमने ले रखा था कि यहाँ पे v इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे v इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, इसको हमने कह दिया बाउंड्री, ठीक है। जहाँ पे v इक्वल्स टू इन्फिनिटी है वो बाउंड्री हो गया, मतलब उसके पूरे चारों ओर v इन्फिनिटी है, उस उधर पूरा, और इधर पूरा v इन्फिनिटी है, ठीक है। तो वहाँ पे वेव फंक्शन जा ही नहीं सकता, वहाँ पे वेव फंक्शन ज़ीरो ही होगा। तो जो भी वेव फंक्शन बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से, ठीक है, और फिर आगे जो भी हो उसके साथ फ़र्क नहीं, वो बात की बात है, और फिर वापस आके जो है वो वापस ज़ीरो पे ही लैंड करेगा दूसरे बाउंड्री में, ठीक है। सिंगल बाउंड्री होगा तो उस बाउंड्री से ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। ये जो रेड वाला एग्जाम्पल है मैंने बना रखा है, जिसमें ये किसी आर्बिट्ररी पॉइंट से स्टार्ट हो गया किसी पॉजिटिव पॉइंट से, वो चीज़ नहीं चलेगी, तो रेड वाला कैंसिल है एक तरीके से, ठीक है। अब ये जो फोर्थ कंडीशन है, डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि वेव फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए मतलब, अच्छा उससे पहले खैर एक और बात कर लेते हैं। ये जो थर्ड कंडीशन में कह रखा है, या तो ये बाउंड्रीज पे वैनिश हो, उसकी बात हमने कर ली, या फिर अगर बाउंड्री है ही नहीं तो फिर x इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे वैनिश करे। यानी कि जैसे ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ रिड्यूस होते होते आगे जाके ज़ीरो पे, इन्फिनिटी पे जाके ये ज़ीरो हो जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिकली डिक्रीज़ होना। वैसे ही दूसरे साइड भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो राइज होते होते इन्फिनिटी पे चला गया, वो चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन, डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है? डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो स्मूथली वेरी करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने वेव फंक्शन ड्रॉ कर रखा है, ये है स्मूथ, ठीक है, इन्फिनिटी इस पे वैनिश हो रहा है ऐसा लग रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है, कंटिन्यूस है, ये सारे और सिंगल वैल्यूड है, ये सारी कंडीशंस तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसमें ये एक स्पाइक बना रहा है, एक कांटा बना रहा है, ठीक है। कांटे का क्या मतलब है? कांटे का मतलब है कि उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करो तो ये भी स्लोप है पॉजिटिव टाइप का, ये स्लोप है नेगेटिव टाइप का। स्लोप अचानक से चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे, ठीक है। अब वो ऐसा कांटा भी होता, किसी भी तरह का शार्प टर्न होता, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चीज़ नहीं चलेगा। जो वेव फंक्शन है वो ऐसा स्मूथ जाना चाहिए, ठीक है, कोई भी शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, एकदम कांटे वाला। हालांकि ये चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स से हम डील करते हैं, डील क्या करते हैं हम लोग कि कुछ मनगढ़ंत पोटेंशियल्स हैं, तो जो इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है जो हम अपने से मान लेते हैं, तो उन केस में ये चीज़ वैलिड नहीं है। उन केस में अचानक से स्लोप चेंज हो सकता है। तो या तो आप बाउंड्रीज़ पे पहुंच जाओ, v इक्वल्स टू इन्फिनिटी बाउंड्रीज़ पे, तो बाउंड्रीज़ पे ज़ीरो स्लोप से चीज़ें स्टार्ट हो ज़रूरी नहीं है। स्लोप जो होता है बाउंड्री पे वो एक खटाक से, मतलब बाउंड्री पे क्या होता है, बाउंड्री पे जैसे ये देख रहे हो बाउंड्री, ठीक है, मान लो कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये बाउंड्री है, इसके इधर v इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो क्या होगा, साए यहाँ पे तो ज़ीरो है, ज़ीरो है, ठीक है। अचानक से 45 डिग्री से स्टार्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है, गिवन यहाँ पे v इन्फिनिटी है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर डेल्टा फंक्शन की बात करें, जो एक सिंगल स्पेसिफिक केस है, उस केस में भी क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल अचानक से स्पाइक हो जाता है। वहाँ पे भी ये जो शार्प सिचुएशन है वेव फंक्शन में देखने को मिलता है। डेल्टा पोटेंशियल अपने आप में हाइपोथेटिकल पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली उसका वेव फंक्शन भी एक तरीके से हाइपोथेटिकल है। हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, किसी केस में वो एनालॉजी फिट हो जाती है रियल केस में, ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई बाउंड्रीज़ पे वैनिश होगा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। डिफरेंशिएबल होगा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बाउंड्रीज़ पे भी होगा, बाउंड्रीज़ पे होगा अनलेस v इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला सिचुएशन है, बाउंड्री वाला सिचुएशन। सॉरी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो एक प्रॉब्लम से ही डील कर लेते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, हमने इससे पहले वेव फंक्शन से डील कर रखा है। एक वेव फंक्शन से, कौन से सिचुएशन के वेव फंक्शन से डील कर रखा है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स या इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, जिसको हम लोगों ने, जो कि एसेंशियली वही सिस्टम है डिब्बे वाला,
ठीक है, जिसमें पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऐसा होता है डिब्बे में पार्टिकल फंसा होता है, उसके पास एनर्जी कम होगी ज़्यादा होगी, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमने वेव से कंपेयर करके, स्टैंडिंग वेव से कंपेयर करके एक रिज़ल्ट निकाल रखा है उसका, उस रिज़ल्ट को हम अब जस्टिफाई करेंगे, उसको हम निकालेंगे यूजिंग श्रोडिंजर इक्वेशन। अच्छा, श्रोडिंजर इक्वेशन क्यों हमने डिराइव किया, वो किस काम का है, तो एसेंशियली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू एनर्जी इनटू साई। ठीक है, साई निकालने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन किसी सिस्टम में साई निकालने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अलग अलग सिस्टम में जो वी है वो अलग अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम है, और उस वी के हिसाब से साई की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। उन साइज़ को उन सिस्टम्स के लिए फाइंड करना हमारा काम है यहाँ पे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, मतलब वन ऑफ द, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ओके, इस सिस्टम से हम डील कर चुके हैं। इसमें 3 रीजन हमने मान लिया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। और रीजन 1 और रीजन 3 की बात करें तो ये दोनों रीजन जो है यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है। मत सोचो कुछ भी, आप बोलो सीधे सीधे यहाँ पे साइज 0 होगा, क्योंकि बाउंड्रीज पे वेव फंक्शन वैनिश हो जाता है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर जैसे ही आप इसकी बात करेंगे v इक्वल्स टू इन्फिनिटी पाएंगे, यहाँ पे साइज 0 होना है। ठीक है, और श्रोडिंजर इक्वेशन लिख देते हैं उस केस में। जो सेकेंड रीजन की बात करेंगे, सेकेंड रीजन में पोटेंशियल है 0, तो हमने पोटेंशियल लिख दिया 0, बाकी सब एज सच लिख दिया। अब ये हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, तो सारा कुछ रीअरेंज किया, 2m को इधर ले आया, h² को नीचे ले आया, माइनस वगैरह सारा कुछ, और कहा कि भाई ये कुछ ऐसा इक्वेशन बन रहा है जहाँ पे k की वैल्यू कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे वो हो सकता है साइन kx। कैसे साइन kx, तो साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। तो जो माइनस साइन हमको चाहिए वो चीज़ साइन दे रहा है। ठीक है, बट हमको साथ में k² भी चाहिए। k² चाहिए तो हमको साइन के अंदर x के साथ k रखना पड़ेगा। साइन kx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, k cos kx, और k cos kx को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस k² साइन kx, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली cos के लिए भी ये बात वैलिड है। ठीक है, और मैं जनरली बता दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वेव फंक्शन का। वेव फंक्शन ऐसा होना चाहिए, ये जो फंक्शन है ये हमेशा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। श्रोडिंजर इक्वेशन तो सॉल्व कर दिया, पर ये जो वेव फंक्शन आया है ये उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो कंडीशंस क्या बोल रहे हैं, वो कंडीशंस बोल रहे हैं कि फर्स्ट रीजन में जो साई है वो 0 होगा, यानी कि x इक्वल्स टू 0 की बात करोगे तो वेव फंक्शन होना चाहिए 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं तो x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट किया, तो राइट साइड में मैं उधर काम कर रहा हूँ, तो साई 0 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट साइड में तो साई 0 हो गया, साइन 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और कॉस 0 हो जाता है 1, तो b बचेगा, b इक्वल्स टू आ गया 0। b इक्वल्स टू 0, तो इस टर्म को सीधे ये टर्म चला गया, ये टर्म चला गया, इसको हटा दो। ठीक है, तो साई का ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि 0 साई 0 पे तो 0 है, बट ये जो लेंथ L का अगर ये पोटेंशियल वेल है तो जो x इक्वल्स टू L है उस पर भी 0 होगा। ठीक है, x इक्वल्स टू L पे भी 0 होगा, तो साई L 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है, अच्छा ये मैंने आपको डिस्क्राइब नहीं किया ना सिस्टम, में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है। वो जो पॉइंट है जहाँ पे दूसरी बाउंड्री है वो x इक्वल्स टू L है, तो एसेंशियली x इक्वल्स टू 0 पे साई 0 हो रहा है, और x इक्वल्स टू L पे भी साई को 0 होना पड़ेगा। तो साई 0 है तो फिर साइन के L 0 हो जाएगा। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा n पाई के बराबर होता है, क्लास 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, वो चीज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, k इक्वल्स टू n पाई बाई L। n की वैल्यू आप ऑब्वियसली साइन
वाले में n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़ीरो यहाँ पे सेंस नहीं बनता, ज़ीरो के अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे वैलिड है। मैंने ज़ीरो लिख रखा है, आप इसको ज़ीरो नहीं मानेंगे, ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, ओके। तो k पे एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, k की जो वैल्यू है ये कुछ ऐसी हो सकती है। अगर k पे रेस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है, तो जो वेव फंक्शन आया हमारे पास सॉल्व करने के बाद और नॉर्मलाइज करने के बाद nth स्टेट का वेव फंक्शन आएगा जो, वो कुछ ऐसा हो जाएगा जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो कैसे पता लगेगी? तो आपने बोला इसका k क्या है, इसका k तो n π/x/l है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लिखी हुई है वो k से कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। तो एनर्जी क्या आ जाएगी? एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, तो एनर्जी आ जाएगा nth स्टेट का n² π² h²/2ml², ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। वेव फंक्शन ऐसा होता है पार्टिकल इन अ बॉक्स का, और एनर्जी जो होती है nth स्टेट की ऐसी होती है, ठीक है। तो वही वेव फंक्शन जो हमको दिखेगा, फर्स्ट स्टेट का वेव फंक्शन ऐसा, सेकंड स्टेट का ऐसा, nth स्टेट का ऐसा, उसकी एनर्जी ऐसी, सेकंड स्टेट की एनर्जी ऐसी, ठीक है। और उसका जो वेव फंक्शन अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, वो ऐसा दिखाई देगा। सेकंड स्टेट का वेव फंक्शन कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। और nth स्टेट की एनर्जी चलो जो भी होती है, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जैसे हाइड्रोजन में आप लोग बात करते थे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में क्या होता था? डिस्क्रीट लेवल्स होते थे, -13.6, -3.4 एंड सो ऑन। -10 टाइप का कोई लेवल नहीं होता था। तो वैसे यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे एनर्जी मिलेगा 1 इंटू दिस, 4 इंटू दिस, 9 इंटू दिस एंड सो ऑन, ठीक है। तो डिस्क्रीट लेवल्स है, ओके। और एक बात, अगर अच्छा ये जो एनालिसिस है ये हमको कुछ सो एंड सो रिजल्ट दे रखा है, और इस रिज़ल्ट को हम एनालाइज कर चुके हैं पहले, प्रोबेबिलिटी के बारे में, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के बारे में थोड़ी बात इसके बारे में कर चुके हैं। तो अभी वो बात नहीं करेंगे, अभी एक दूसरी बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर एक पाइप के अंदर एक पार्टिकल को मैं ट्रैप कर दूंगा, उसको अलग अलग एनर्जीज दे सकता हूँ, वो एनर्जी की यही डिस्क्रीट वैल्यूज़ पॉसिबल है, ऐसा क्लेम है क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ से, ठीक है। तो जब, और ये भी क्लेम है कि जैसे n=1 की बात करो, तो n=1 आपको क्या कहता है कि आप अगर उस सिस्टम को अंधेरे में रख देते हो n=1 स्टेट में, उतनी एनर्जी देके, कितनी एनर्जी देके? इतनी एनर्जी देके, और फिर उसको एनालाइज करोगे, अचानक से आते हो, लाइट चालू करते हो, देखते हो क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको बहुत कम चांस होगा कि जो पार्टिकल है वो बाउंड्री के पास यहाँ पे दिखे या बाउंड्री के पास उधर दिखे। काफ़ी चांस होगा कि वो सेंटर के आसपास दिखे, ठीक है। तो ये जो पिक्यूलियर बिहेवियर है ये हमको डेली लाइफ में तो नहीं देखने को मिलता। डेली लाइफ में तो आप एक्सपेक्ट करते हो जो सिचुएशन इस कॉर्नर में होगी वही सिचुएशन उस कॉर्नर में होगी, वही सिचुएशन बीच में होगी, आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल जो हम क्लासिकल रियल में डेली लाइफ में डील करते हैं वो किस तरह की एनर्जीज होती है? तो वो एनर्जीज जो होती हैं वो लगभग 1 जूल्स या इस जूल्स के ऑर्डर की होती है। अगर हमको कोई nth स्टेट की एनर्जी 1 जूल के लगभग हो, जूल्स में हो, ठीक है, सम जूल्स, इंटीजर जूल्स में, ठीक है, तो फिर ये कौन से स्टेट के लिए वैलिड होगा? कौन से स्टेट के लिए जूल्स में एनर्जी हमको मिल सकती है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ा फैक्टर कौन सा, मतलब मेन फैक्टर यहाँ पे एक h² दिख रहा है हमको। h की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻34, इतनी छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो एसेंशियली उसको काटने के लिए, बाकी सब तो चलो ठीक ठाक हो सकता है, उसको काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू 10⁻34 रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको एनर्जी जो है 1 जूल्स टाइप का मिलेगा। यानी कि जब हम डेली लाइफ में चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो इतने हायर एनर्जी स्टेट्स में ऑलरेडी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। किस तरह के स्टेट्स में? n=10⁻34, इस टाइप के स्टेट से डील कर रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट की बात आज ज़्यादा कर रहे हैं,
अगली बार से क्वेश्चंस। और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो जैसे यहाँ पे 2 रिपल्स बने हैं, तो यहाँ पे कितने रिपल्स बनने वाले हैं? 10⁻34 रिपल्स बनने वाले हैं। 10⁻34 रिपल्स कैसा दिखाई देगा? तो वो तो आपको सटा हुआ सारा कुछ दिखाई देगा, और सारा कुछ सटा हुआ है तो एक एनवलप सा बन जाएगा इसके ऊपर, और आपको लगेगा कि हर जगह जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है, ठीक, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं डेली लाइफ में। तो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स एक तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स का अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो ये हो गई कंसेप्ट की बहुत सारी बातें। अच्छा, एक और बात, जो वेव फंक्शन है किसी सिस्टम का, वंस n=1, n=2 एंड सो ऑन केसेस में, तो उसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ये केवल x का फंक्शन है। हालांकि जो ट्रू वेव फंक्शन होता है वो ऐसा नहीं होता। ट्रू वेव फंक्शन कैसा होता है? तो वो ऐसा होता है। तो अगर nth स्टेट है उसका वेव फंक्शन कैसा होगा? तो x पोर्शन इंटू e⁻⁻⁰t, वही जो e⁻⁻⁰t जिससे हमने पीछा छुड़ाया था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालते समय, उसको हम लोग वापस चिपका दे रहे हैं, वापस चिपका देंगे। और यहाँ पे ओमेगा एन क्या चीज़ है? वो है एनर्जी बता दो उस स्टेट का अपॉन h घट, उसके बराबर ओमेगा एन है। ओमेगा क्या चीज़ होता है? ओमेगा कुछ फ्रीक्वेंसी टाइप की चीज़ होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइप की। हालांकि यहाँ पे उसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है, एनर्जी बाय h घट, इत्तेफाक से इक्वल हो गया वगैरह वो अलग बात है, ठीक है। तो कंप्लीट वेव फंक्शंस किसी सिस्टम का किसी स्टेट में ये है, नथिंग टू डू विथ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। ओके, एनर्जी आइगन फंक्शंस, एनर्जी आइगन किट्स या एनर्जी आइगन स्टेट्स, यहाँ पे मैंने फंक्शंस लिख दिया है, थर्ड वाला वो स्टेट्स है, आइगन स्टेट्स, ठीक है, ओके। सो ये जो चीज़ें हमने निकाली हैं φ1, φ2, φ3, φn, इनकी खासियत क्या है कि ये फिक्स्ड एनर्जी के स्टेट्स हैं, ये फिक्स्ड एनर्जी के स्टेट्स है, इसलिए इनको कहा जाता है एनर्जी आइगन फंक्शंस या एनर्जी आइगन किट्स या एनर्जी आइगन, क्या कहा था मैंने, एनर्जी आइगन स्टेट्स, ठीक है, इनको कहा जाता है। और एनर्जी बार बार हम लोग नहीं बोलते, सीधे इनको आइगन स्टेट्स, आइगन किट्स या आइगन फंक्शंस बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इनमें एक और ख़ास बात होती है अदर देन स्पेसिफिक एनर्जी के, ये है क्या ख़ास बात होती है? तो ये बातें तो चलो हम लोग कर चुके हैं कि हैमिल्टोनियन सामने लगा दोगे तो एनर्जी इनटू दैट सेम थिंग मिल जाएगा, पर अगर आप उसका सेल्फ प्रोडक्ट लेते हो φ1, ठीक है, जिसका मतलब आप समझते इंटीग्रेशन ऑफ φ1 स्टार φ dx, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। और अगर यही जो प्रोडक्ट है आप किसी और से लेते हो, किसी और स्टेट से, किसी और आइगन स्टेट से, तो वो चीज़ हमेशा 0 आती है, ठीक है, गिवन ये आइगन स्टेट्स हो। तो उसको मैंने कुछ नोटेशन में यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि φm φn इक्वल्स टू डेल्टा mn। तो जब m और n सेम होगा तो डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाती है, जब m और n डिफरेंट होगा तो डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है। ये सिंबल है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको बहुत यूज़ करेंगे हम लोग। और ये जो स्टेट्स होते हैं, इसलिए इन आइगन स्टेट्स को ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स कहा जाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन है और ये बहुत काम आएगी ऑब्वियसली, इतना सिंपल रिजल्ट हमारे पास रेडीमेड रखा हुआ है। तो अब इसको कंपेयर करने वाइज, सोचने वाइज मैथमेटिशियंस ने एक टर्म क्रिएट किया है कि जैसे कार्टेशियन सिस्टम होता है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, i.i1 होता है, i.j0 होता है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है। सेम के साथ जो प्रोडक्ट है वो 1 हो रहा है, डिफरेंट के साथ प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ठीक है। तो वैसा ही सिचुएशन, इसके जैसा सिचुएशन है। तो क्या कह देते हैं कि भाई ये जो अलग अलग स्टेट्स आए हैं, जो इनफाइनाइटली मैनी स्टेट्स हैं, ये इनका खुद का एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्पेस में ये रहते हैं, जिसको हिल्बर्ट स्पेस कह दिया गया है। और हिल्बर्ट स्पेस में ये एसेंशियली एज अ बेसिस एक्ट करते हैं ये सारे आइगन कैट्स,
ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें हमको करनी थी आज के क्लास में। आज के क्लास में इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे, ओके। इससे रिलेटेड 1D पोटेंशियल वेल से रिलेटेड और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। एक अच्छा टूल हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया है, इसको भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नया सेटअप आ गया है, आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा तो भी बता देना, अच्छा लगे तो भी बता देना, ठीक है। तो लेते हैं क्वेश्चन वाला क्लास जल्दी जल्दी, मतलब आजकल भी मैं आप अपलोड वो भी कर दूंगा, ओके।